हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुबिस एकेडमी। बजट पॉइंट टू पॉइंट सेशन में की लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बजट का मायने क्या होता है आम पब्लिक के लिए और बजट का इकोनॉमी पर क्या असर होता है, इसका हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की थी। आज के लेक्चर में हम लोग बजट से रिलेटेड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कि संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में बजट के से रिलेटेड क्या क्या बातें बोली गई हैं, इसके बारे में हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में यह बोला गया है, द प्रेसिडेंट शैल in respect of every financial year cause to be laid before both the house of the parliament a statement of the estimated receipt and expenditure of the government of India for that year, in this part referred to as annual financial statement। पहली बात हम यहां पर देखेंगे कि बजट जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बजट हमारे संविधान में, ये शब्द हमारे संविधान में नहीं यूज किया गया है। आम भाषा में बजट कहा जाता है, उसको भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग आम भाषा में बजट बोलते हैं। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन प्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट शैल cause the annual financial statement to be laid before both the houses of the parliament। मतलब क्या है कि प्रेजेंट तो कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज 1 फरवरी है, निर्मला सीतारमण जो है फाइनेंस मिनिस्टर, ये बजट प्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन प्रेजेंट करवा कौन रहे हैं? हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो ये बजट को प्रेजेंट करवा रहे हैं। पहली बात ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या है? शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर के, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रेसिडेंट बजट को या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करवाएंगे। ये फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक होता है? जैसे समझ लीजिए ये आज अभी 2022 चल रही है, तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो मेरा होगा अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023 ये फाइनेंशियल ईयर होगा। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारे प्रेसिडेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन ब्रैकेट, उसको आम भाषा में बजट बोला जाता है, उसको बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, हमारे जो दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों पार्लियामेंट, जो दोनों सदन हैं, उनके सामने बजट को पेश करवाएंगे। ठीक है, तो एक बात हो गई, हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट बोला जाता है। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट शैल कॉज द बजट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, प्रेजेंट कौन कर रही है? निर्मला सीतारमण। कौन करवा रहे हैं? हमारे प्रेसिडेंट उस बजट को लेड करवा रहे हैं हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। फाइनेंशियल ईयर जैसे फॉर एग्जांपल 2022 चल रहा है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा हमारा 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 तक ये फाइनेंशियल ईयर रहेगा। अब फोर्थ बात क्या रही हमारी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये हो गई। फोर्थ ये हो गई बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। फोर्थ हो गया मेरा बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद फिफ्थ जो है वो ये है, एस्टिमेटेड receipt and estimated expenditure of the government of India for that year। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बोला जाएगा कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट, कहां से पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जुगाड़ेगी, अरेंज करेगी और कहां वो पैसा खर्च करेगी, किस किस प्रोग्राम में, किस किस स्कीम्स में वो पैसे को खर्च करने वाली है। इस सब का ब्यौरा किसमें होगा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये ब्यौरा दिया जाता है।
ठीक है, आज 1 फरवरी है, 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन कौन प्रेजेंट कर रही है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। लेकिन हु इज causing the annual financial statement to be presented before both the house of the parliament? वो है हमारे प्रेसिडेंट। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो प्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इस बजट को प्रेजेंट करवा रहे हैं बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद इसमें एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बारे में बताया गया है। फाइनेंशियल ईयर 20 अभी 2022 चल रहा है, तो कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए हो रहा है? 2022-2023 के लिए, मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के लिए ये प्रेजेंट किया जा रहा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज बजट है, इस थियोरेटिकल बैकग्राउंड के बाद हम लोग जस्ट बहुत ही जल्दी बजट से रिलेटेड अपडेट लेके आएंगे आप लोगों के सामने, साथ में बने रहिएगा। आज बहुत ही हम लोग नई नई इंफॉर्मेशन बजट से रिलेटेड हम लोग बहुत सारी चीजें आज पढ़ने वाले हैं। बजट में सिर्फ ये नहीं है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक हो गया, इसके अंदर बहुत सारी और इंफॉर्मेशन है जो हम लोग समझते हैं। हमने बोला कि बजट में क्या बोला गया है? एस्टिमेटेड कहां कहां से आपकी रिसिप्ट आई है और कहां कहां आपके एक्सपेंडिचर जा रहे हैं। जो रिसिप्ट होती है, मतलब पैसा आ रहा है, वो दो तरीके से आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। जो रिसिप्ट आ रही है, ठीक है, वो दो तरीके की आ रही हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट आ रही हैं। अब हम लोग बेसिक चीज समझने की कोशिश करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। देखिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने किसी कंट्री को, जैसे एक्स कंट्री मान लीजिए नेपाल को कुछ लोन दिया, तो जो इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल को लोन दिया है या फिर एक्स वाई कोई भी कंट्री उसको लोन दिया है, ध्यान करिएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है, वो क्या आ गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गया। फिर जो कंट्री जिसको इंडिया ने लोन दिया है, वो कंट्री इंडिया को इंटरेस्ट पेमेंट देगी। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट दे रही है, जैसे फॉर एग्जांपल भूटान हो गया या नेपाल हो गया, जब इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल या भूटान को लोन दिया तो वो क्या हुआ? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन जब नेपाल, भूटान या एक्स वाई जेड कंट्री इंडिया को लोन के बदले इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, लोन भी देगी, वापस करेगी, जो मूल राशि वो भी वापस करेगी और इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, वो किस में आता है? मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। ठीक है, इंटरेस्ट और लोन किस में आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, और वो मेरे लिए बोनस की तरह काम करता है, उससे मुझे फायदा है। ठीक, अब कैपिटल रिसिप्ट हम लोग देखते हैं। जैसे कि समझ लीजिए ये मेरा कैपिटल रिसिप्ट चल रहा है, हम इसको देखते हैं। कैपिटल रिसिप्ट को मतलब समझते हैं, जैसे हम लोगों ने, इंडिया ने अभी कोविड के दौरान, फॉर एग्जांपल कोविड के दौरान या फिर मिड डे मील के लिए वर्ल्ड बैंक से कुछ रुपया उधार लिया, फॉर एग्जांपल $1 बिलियन का रुपया उधार लिया। तो ये किसी चीज को करने के लिए, जैसे कि कोविड की से लड़ने के लिए या भुखमरी से लड़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया है वो किस में आएगा? वो आएगा कैपिटल रिसिप्ट में। जब भी कैपिटल, ये हम लोग बहुत ध्यान देना है, जब भी कैपिटल रिसिप्ट होगी, ऑब्वियस बात है, हमने कुछ वर्ल्ड बैंक से लोन तो दे दिया उसने, लेकिन मुफ्त में तो देगा नहीं वर्ल्ड बैंक। तो जब हमने उससे $1 बिलियन का लोन ले लिया तो हमें उसको इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ेगी, मूल धनराशि के साथ साथ में हमें उसको इंटरेस्ट पेमेंट भी तो देना है। तो मतलब क्या हो रहा है, जब भी हम कैपिटल रिसिप्ट लेते हैं तो मेरे एसेट कम होते हैं, लायबिलिटी मतलब क्या है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी बढ़ गई ना, अब आपको लोन वापस करना है,
जिम्मेदारी बन गई और एसेट कम हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं प्राइवेट कंपनी के कंटेक्स्ट में। जैसे समझ लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको पैसा चाहिए तो वो शेयर बाजार जाएगी और वो अपने शेयर को बेच देगी। ठीक है, मान लीजिए उसके पास 100 शेयर हैं, उसको समझ लीजिए 1000 रुपए चाहिए, तो उसने 100 शेयर में अपने 2 शेयर बेच दिए और 1000 रुपए उसने मार्केट से उठा लिया। ठीक है, लेकिन समझिएगा उसने 1000 रुपए तो ले लिया, कैपिटल रिसिप्ट तो ले ली, लेकिन उसके 2 शेयर खत्म हो गए, 2 शेयर बिक गए, मतलब उसका एसेट में कमी आ गई। तो हर समय जब भी रेवेन्यू रिसिप्ट लेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो मतलब क्या है, वो हमारे लिए अच्छा है। जब भी कैपिटल रिसिप्ट बढ़ेगा तो समझ लीजिएगा वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए और एज अ होल पूरे नेशन के लिए वो चीज खराब है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एसेट कम होते हैं और कहीं ना कहीं हमारी लायबिलिटी बढ़ती है। इस चीज को हमें बहुत ध्यान देना है। तो आई होप आप लोगों को रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट के बारे में आप लोगों को सही से जानकारी मिली होगी। बजट में और क्या बताया जाता है, वेज एंड मींस टू रेज रेवेन्यू। जो ये रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, जो पैसा अरेंज करेगी गवर्नमेंट, वो किस किस तरीके से अरेंज करेगी, ये भी इसका भी ब्यौरा पार्लियामेंट के सामने एग्जीक्यूटिव को पेश करना पड़ेगा। एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा होएगा अगले कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, जैसे अब 2022 से 2023 तक कितना खर्चा होने वाला है, वो भी उसका भी एस्टिमेशन एग्जीक्यूटिव को, जो निर्मला सीतारमण आज अभी दे रही है पार्लियामेंट के सामने। ठीक है, साथ साथ में देखिए, ये तो कमिंग ईयर हो गया, कमिंग फाइनेंशियल ईयर, जैसे 2022 से 2023 तक कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, इसका एस्टिमेशन देना होता है सदन को। साथ साथ में लास्ट ईयर कितना पैसा खर्च हुआ, कहां कहां से पैसा आया और कितना पैसा खर्च हुआ, ये भी पार्लियामेंट को बताने की जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूटिव की। इसे पढ़ते हैं, डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट। यहां पे देखिए एस्टिमेट लिखा है, यहां पे एक्चुअल तो हो चुका है ना, actual receipt and expenditure of the closing financial year and the reason for any deficit or surplus in that year। यहां पे हम लोगों को फोकस ये करना है एक्चुअल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बारे में बताना है, क्योंकि अब तो साल बीत चुका है। जैसे 2022 में आज जो है, उससे पहले अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना पैसा रिसिप्ट किया और कितना एक्सपेंडिचर किया, इसका एक्चुअल अमाउंट भी आज निर्मला सीतारमण बजट के सामने, पार्लियामेंट के सामने पेश कर रही है। तो फिर से हम समझेंगे कि कहां से पैसा अरेंज होगा और एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, उसके लिए भी प्रेजेंटेशन हो रहा है। और साथ साथ में जो बीता साल है, जो बीता फाइनेंशियल ईयर है, जैसे 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, इसके लिए भी एक्चुअल रिसिप्ट और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, कितना एक्चुअल में कहां कहां से पैसा अरेंज हुआ और कितना एक्चुअली कहां कहां पे खर्चा हो रहा है, वो उसका भी ब्यौरा एग्जीक्यूटिव को सदन को देना पड़ेगा। ये भी बताना पड़ेगा कि क्या पैसा खत्म हुआ या पैसा बच गया, उसके भी रीजन बताना है। अगर पैसा कम हो गया, जैसे हमने एस्टिमेशन किया और पैसा एस्टिमेशन से ज्यादा बढ़ गया, तो मतलब पैसा कम हुआ, तो उसका रीजन ये बताना है। पैसा बच गया, उसका रीजन भी बताना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, बजट में पूरे फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करने वाली है, उसके बारे में बताती है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे हम लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एग्जीक्यूटिव इससे सीमित नहीं है कि बजट में ही सारी की सारी पॉलिसीज को बताए, लेकिन ये देखा जाता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होने वाली हैं, स्कीम्स इंप्लीमेंट होने वाली हैं, उसका मोटा मोटा कुछ ना कुछ ब्यौरा बजट में पक्का दिया जाता है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, ठीक है, माने कि जैसे टैक्सेशन,
प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू, कहां से रेवेन्यू जनरेशन होगा, स्पेंडिंग प्रोग्राम, कहां पे हम खर्चा करेंगे, और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम्स, कहां पे हम लोग खर्चा करेंगे, कौन कौन सी स्कीम्स इंप्लीमेंट होने वाली हैं, उसका भी ब्यौरा बजट में दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम लोग हिस्ट्री को देखें कि 2024 से पहले, सॉरी 2024 बोल रहा हूं, 1924 से पहले हमारा जनरल बजट के अंदर ही रेलवे बजट हुआ करता था। जनरल बजट के अंदर ही रेलवे बजट हुआ करता था 1924 से पहले। लेकिन वो ब्रिटिश राज चल रहा था, उस समय रेलवे का प्रॉफिट और रेलवे में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था और जनरल बजट बहुत कम था। तो इसको देखते हुए 1920 में एक्वर्थ कमेटी बनी। इस कमेटी ने काफी सारे रिकमेंडेशन दी, जैसे कि नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, कंसोलिडेशन एंड नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। उसके बाद जो सबसे बड़ी रिपोर्ट थी, इसकी रिकमेंडेशन थी, उसने रेलवे बजट को सेपरेट किया जनरल बजट से। रेलवे बजट को जनरल बजट से सेपरेट करने की बात की उसने, क्योंकि इसने ये बोला कि रेलवे बजट बहुत बड़ा बजट हो रहा है अपने में ही, और उस समय जनरल बजट बहुत कम होता था, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा था रेलवे बजट में, उससे प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिएगा 1924 में, 1924 में। ये ट्रेंड चलता रहा अप टू 2017 तक। ठीक है, 2017 में रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया, इसमें जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया। उसको रेलवे को अब एज अ जस्ट डिपार्टमेंट ट्रीट करने की बात की जा रही है, उसको एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं दी जा रही है। ठीक है, उसका रीजन यह है कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट आई और पॉपुलर अनाउंसमेंट के चक्कर में, ताकि वोट बैंक, वोट शेयर उनकी तरफ शिफ्ट हो, उसके लिए हर साल बिना इकोनॉमी को देखे हुए अनाउंसमेंट होते थे कि नए नए रेल्स अनाउंस होती थी, नए नए रूट्स अनाउंस होते थे। ठीक है, तो फिर उसकी वजह से पॉपुलर अनाउंसमेंट हो रहे थे जिनका इकोनॉमी में खराब असर पड़ रहा था और उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। तो इस ट्रेंड को रोकने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने 2017 में रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया। तो आई थिंक दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके बाद हम लोग बजट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या दिए गए हैं, कुछ एक आर्टिकल हमने पढ़ा था, एक आर्टिकल 112 वो हमने देखा था, और जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं बजट से रिलेटेड वो हम लोग अब आगे देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 112, ये इस आर्टिकल के हम लोग शुरू में भी देख चुके थे, थोड़ा सा और इसमें देखते हैं। इसमें जो प्रोविजन आर्टिकल 100 जो 112 है, उसमें जो सब क्लॉज है 2, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखना है। एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए गए हैं उसमें सेपरेशन होगा, मतलब एक्सपेंडिचर मेड और एक्सपेंडिचर चार्ज, इसको सेपरेटली दिखाया जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेड क्या होता है, एक्सपेंडिचर चार्ज क्या होता है, इसके बारे में आइए हम थोड़ा समझते हैं। एक्सपेंडिचर मेड मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्चा कर रही है कोविड कंट्रोल में, ठीक है, उसके लिए जो ब्यौरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सदन के सामने पेश करेगी वो होगा एक्सपेंडिचर मेड। ठीक है, और एक्सपेंडिचर चार्ज के बारे में हम लोग आगे कमिंग स्लाइड में देखते हैं। ठीक, और ये सारी चीजें किस पे चार्ज होंगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंड है, भारत की सरकार का सबसे बड़ा फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, कंटीजेंसी फंड क्या होता है, किस किस टाइप के फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग कमिंग लेक्चर्स में भी देखेंगे। तो आई होप एक्सपेंडिचर मेड हम लोग समझ में आया होगा। एक्सपेंडिचर चार्ज के बारे में हम लोग देखते हैं।
The following expenditure shall be expenditure charged on the consolidated fund. ऐसे जो आपके सामने लिस्ट है, इसको हम देखेंगे बारीकी से। इन सभी जगह जब खर्चा होगा तो वो किसके अंडर आएगा? एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंडर? एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू हिज ऑफिस। प्रेसिडेंट और उनके ऑफिस से रिलेटेड, प्रेसिडेंट को क्या एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, उनके क्या अलाउंसेस होंगे, और जो बाकी जो खर्चे हैं प्रेसिडेंट और उनके जो ऑफिस से रिलेटेड, वो सब किस पे होंगे, किसके अंदर आएंगे? चार्ज ऑन द, मतलब वो चार्ज एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा के चेयरपर्सन और चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, लोकसभा के स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, इनकी सैलरी और अलाउंसेस दे विल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं से लोन लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके डेब्ट चार्जेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करने हैं, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, सिंकिंग फंड चार्जेस, रिडम्पशन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू रेजिंग ऑफ लोन। जो लोन लिए हैं उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे खर्चे चार्ज एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में आएंगे। आगे देखते हैं हम लोग, सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस पेएबल टू और इन द इंटरेस्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन वो सब किस पे होंगी? दे विल बी चार्ज ऑन द, दे विल बी कमिंग ऑन द चार्ज एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पेंशन पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ फेडरल कोर्ट, मतलब जो हाई कोर्ट होते हैं उनकी जो पेंशन है वो दैट विल बी पेएबल और चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहां पे ध्यान देंगे, हम लोग पेंशन की बात कर रहे हैं, सैलरी और अलाउंस की बात नहीं कर रहे हैं हाई कोर्ट के जज की। सैलरी और अलाउंसेस स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी और पेंशन कौन पे करेगा? हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन पे दैट विल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, अलाउंस और पेंशन सब कुछ दैट विल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन दैट विल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या हो रहा है? द पेंशन पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट which exercise jurisdiction in relation to in any area including in the territory of India or which at any time before the commencement of this constitution exercise jurisdiction in relation to any area including governance provision of dominion of India. This is not that much important. ये आप लोगों के सामने जस्ट रेफरेंस के लिए दिया हुआ था। इसका क्रक्स यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, अलाउंस और पेंशन दे विल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट की जो पेंशन है दैट विल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके बाद जो हमारे कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे कैग हैं, कैग ऑफ इंडिया, उनकी सैलरी, अलाउंस और पेंशन दैट विल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या हो रहा है? एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, जैसे हमारे किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, डिग्री दिया, कोई अवार्ड दिया, उसको पूरा करने के लिए जो खर्चा हो रहा है दैट विल आल्सो बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और बाय पार्लियामेंट टू बी सो चार्ज। अगर आगे भी ऐसा कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट ऐसे कोई लॉ पारित कर देता है कि दिस एक्सपेंडिचर विल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट इससे बात है कि चार्ज एक्सपेंडिचर अलग से कैटेगरी बनाई क्यों गई है, इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं देखेंगे हम लोग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 113 है, आर्टिकल 113, इसमें क्या बोला गया है हम लोग देखेंगे। सो मच ऑफ द एस्टिमेट का जो क्लॉज 1 है उसमें देखेंगे हम लोग,
so much of the estimates as relates to expenditure charged upon the consolidated fund of India। जो एक्सपेंडिचर चार्ज हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में shall not be submitted to vote of the parliament। इस पर वोटिंग नहीं होनी है, इस पर वोटिंग नहीं होनी है। But nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in either house of the parliament। डिस्कशन हो सकता है किसी दोनों सदनों में, लेकिन वोटिंग नहीं होगी। चार्ज फंड से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन यही है हमारा, इसीलिए अलग कैटेगरी बना दी गई है। देखिए, जब वोटिंग होती है तो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, पब्लिक का प्रेशर, एमपीज का प्रेशर क्रिएट होता है। ये कहीं ना कहीं कंडीशन ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए किसी जजमेंट आ रहा है, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट की सैलरी पर वोटिंग होने लगी, या फिर किसी जज है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी पर वोटिंग हुई, या फिर उनकी पेंशन पे वोटिंग हुई, हाई कोर्ट के जज की पेंशन पे वोटिंग होना शुरू हो गई, कैट जो है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस पे वोटिंग होना शुरू हो गई, तो अननेसेसरी कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि अगर समझिए वोटिंग में ऐसा हो गया कि सैलरी को कम करने की बात कर दी गई, तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं दे विल बी टिल्टेड टुवर्ड्स कि वो उस वोटिंग को रोक सकें, और वो उनकी जो अनबायस्ड एटीट्यूड है कहीं ना कहीं उस पर फर्क पड़ जाएगा। हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनपे ये चीजें, अगर उनकी सैलरी पे वोटिंग होने लगी तो पहली बात तो उनकी गरिमा पर प्रभाव है, घात है। दूसरी बात क्या है, जो अनबायस्ड नेचर है प्रेसिडेंट का वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए कि जैसे समझ लीजिए कहीं लोन कहीं देना है, लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट होनी है, तो उस इंटरेस्ट पेमेंट जो देनी है वो तो हमें करनी है, सिर्फ वोटिंग का कोई मतलब नहीं है। तो इन सब चीजों को से बचने के लिए, अनबायस्ड नेचर को रखने के लिए, प्रेसिडेंट की इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट की जज की इंडिपेंडेंस, हाई कोर्ट की जज की इंडिपेंडेंस, कैग की इंडिपेंडेंस, लोन पेमेंट में कहीं रुकावट ना आए, ठीक है, किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो वो ऑर्डर अनबायस्ड तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाए। इन सबको देखते हुए ये तय किया गया था और ये आर्टिकल 113 में रख दिया गया कि चार्ज एक्सपेंडिचर पे वोटिंग नहीं होगी। हाँ, इस पर दोनों सदन डिस्कशन पक्का कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 113 का नेक्स्ट क्लॉज क्या बोलता है, सो मच ऑफ द सेड एस्टिमेट्स एज रिलेटेड टू अदर एक्सपेंडिचर shall be submitted in the form of demand for grant। जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो किस कैटेगरी में सबमिट किए जाएंगे, डिमांड फॉर ग्रांट के हेडिंग के ग्रुप के अंदर वो सबमिट किए जाएंगे। किसको सबमिट किए जाएंगे, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा को सबमिट किए जाएंगे, ठीक है। जो डिमांड फॉर ग्रांट है लोकसभा में, बजट एज अ होल दोनों सदनों के सामने पेश किया जाता है, लेकिन डिमांड फॉर ग्रांट किसके सामने पेश किया जाएगा, लोकसभा के सामने पेश किया जाएगा। और लोकसभा जो हाउस ऑफ पीपल है उसी के पास ये पावर है, हैज द पावर टू असेंट और टू रिफ्यूज द असेंट टू एनी डिमांड और टू असेंट टू एनी डिमांड सब्जेक्ट टू रिडक्शन ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड देयरइन। लोकसभा के पास ये पावर है कि जो डिमांड फॉर ग्रांट है उसको असेंट दे दे, उस पर हामी भर दे, या फिर उस पर उस हामी को रोक दे, मतलब एसेंट को रोक दे कि मना कर दे कि हम डिमांड ऑफ ग्रांट नहीं दे पाएंगे, या फिर उसको रिड्यूस कर सकता है। या तो वह डिमांड फॉर ग्रांट को क्या कर सकता है, वो उसको पास कर सकता है, उसको रोक सकता है, या फिर उस पे डिमांड फॉर ग्रांट को कम कर सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे हम लोग, आर्टिकल 113 के सब क्लॉज 2 को ध्यान में रखेंगे। कमिंग स्लाइड में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 113 का जो क्लॉज 3 है उसमें क्या बोल रहे हैं, कोई भी जो डिमांड फॉर ग्रांट आ रही है, नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। लोकसभा के सामने एग्जीक्यूटिव जो डिमांड फॉर ग्रांट रख रही है वो किसकी परमिशन से रखेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन से ही
लोकसभा के सामने वो डिमांड फॉर ग्रांट रखा जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्टिकल 114 114 में क्या बोला गया है, ये किससे कंटेक्स्ट में है, एप्रोप्रिएशन बिल के कंटेक्स्ट में है। जैसे डिमांड फॉर ग्रांट रख दिया गया, उसके बाद वो एप्रोप्रिएशन बिल के कंटेक्स्ट में उसको आगे बढ़ाया जाता है, वो हम देखते हैं। As soon as maybe after the grant under Article 113 have been made by the House of the People, there shall be introduced a bill। जैसे डिमांड फॉर ग्रांट रख दिया गया, उसके बाद एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा टू प्रोवाइड फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ ऑल द मनी रिक्वायर्ड टू मीट। डिमांड फॉर ग्रांट रखा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन से एग्जीक्यूटिव ने लोकसभा के सामने डिमांड फॉर ग्रांट रखा, उसके बाद एक बिल पास किया जाएगा, एक बिल रखा जाएगा। उस बिल को हम लोग कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, मतलब उस बिल के थ्रू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाएगा। ठीक है, और जो ग्रांट होंगे वो कौन, मतलब ये अल्टीमेटली अलाउ कौन करेगा, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा इसको अलाउ करेगी। ध्यान रखेंगे ये सारे पॉइंट हम लोग थोड़ा सा और आगे इसको फिर से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 115 और आर्टिकल 116। ये आर्टिकल 115 116 क्या है, ये हम लोग कमिंग लेक्चर्स में और थोड़ा देखेंगे इनको। आर्टिकल 115 और 116 के अगर हम उसका प्रोविजन को ध्यान में रखें तो क्या है, no money shall be withdrawn from the consolidated fund of India except under the appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this article। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा या किसी भी मनी को निकाला जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो सिर्फ और सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग ही निकाला जाएगा। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ लॉ है, वही ये है कि हम कोई भी पैसा निकालेंगे लॉ के हिसाब से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यही चीज यहां पे लिखी है, नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड। कोई भी टैक्स डाला जाता है या फिर इकट्ठा किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी ऑफ लॉ है, जो लॉ प्रिवेल कर रहा है उसकी अथॉरिटी पे ही टैक्स लग के आता है और टैक्स को लेवी किया जाता है। यहां पे देखिए थोड़ा सा स्लाइड में फिर से चलते हैं पीछे की तरफ। यहां पे हम लोग एक चीज नोटिस करना है हम लोगों को। आर्टिकल 113 में क्लॉज 2 लिखा था, क्या लिखा था कि जो ग्रांट मिले हैं, जो एग्जीक्यूटिव ने लोकसभा के सामने ग्रांट रखा, तो लोकसभा उसको या तो एसेंट दे सकती है, उसको पास कर सकती है, उसको रोक सकती है या रिड्यूस कर सकती है। इसको हम लोग आर्टिकल 113 का क्लॉज 2 इसको दोबारा से यहां पे देखते हैं। यहां पे देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि लोकसभा जो डिमांड फॉर ग्रांट को पास कर सकती है, रोक सकती है, रिड्यूस कर सकती है। इससे हम लोग क्या इन्फ्लुएंस निकालें कि पार्लियामेंट जो है वो अगर कोई टैक्स लग रहा है उसको रिड्यूस कर सकती है या अबॉलिश कर सकती है, लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकती। ठीक है, टैक्स को लगाना या बढ़ाना ये किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है, पार्लियामेंट का काम नहीं है। टैक्स को लगाना और उस पर बढ़ोतरी करना वो काम है एग्जीक्यूटिव का। पार्लियामेंट का काम क्या है, या तो वो रिड्यूस कर सकती है या एबॉलिश कर सकती है। जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है, उसने कोई टैक्स लगाया, ठीक है, और वो टैक्स का जो लिमिट है, मतलब वो हद से ज्यादा टैक्स लग रहा है। टैक्स किसने लगाया, एग्जीक्यूटिव ने लगाया, लेकिन पब्लिक की क्या डिमांड आ रही है कि आप हद से ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी और उसके थ्रू टैक्स को कम कर सकते हैं पार्लियामेंट या खत्म कर सकती है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुई और टैक्स को बढ़ा दिया। टैक्स को बढ़ाना या नया टैक्स लगाना ये एग्जीक्यूटिव का काम है, पार्लियामेंट या सदन का काम नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं एक चीज, जो बजट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है,
वो मनी बिल के कैटेगरी में आता है। मनी बिल के डिटेल के बारे में, डिटेल क्या होती है, इसको क्या किस कैटेगरी में कौन इसको मनी बिल बोल सकता है। जैसे लोकसभा के स्पीकर इसको मनी बिल की सर्टिफिकेशन देते हैं। मनी बिल कहाँ पे पेश किया जाता है, कैसे पारित होता है, इसके बारे में डिटेल लेक्चर आप लोगों के सामने प्लेलिस्ट में है, वहां पे जाके देखें आप लोग। फिलहाल थोड़ा सा हम लोग बजट से रिलेटेड हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। चूंकि बजट मनी बिल के कैटेगरी में आता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मतलब बजट क्या है, इम्पोज टैक्स द स्कीम, मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड होता है बजट। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। और किसकी रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट के, सॉरी प्रेसिडेंट की जो रिकमेंडेशन है, उसके रिकमेंडेशन पे लोकसभा में एग्जीक्यूटिव उसको इंट्रोड्यूस करती है। ध्यान करेंगे हम लोग, सिर्फ लोकसभा में इसके लिए पावर है, राज्यसभा हैज नो पावर टू वोट। बजट के कंटेक्स्ट में राज्यसभा के पास या मनी बिल के कंटेक्स्ट में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। एक बार जिसे हमने देखा था डिमांड फॉर ग्रांट कहां पे रखी गई थी, लोकसभा में रखी गई थी। एक बार लोकसभा ने उसको पास कर दिया तो बजट जो मनी बिल की कैटेगरी में आता है राज्यसभा के पास जाएगा। वहां पे 14 दिन का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं कि एक बार बजट लोकसभा से पास होकर राज्यसभा पहुंचा तो राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं मनी बिल को पास करने के लिए। 14 दिन में अगर राज्यसभा ने मनी बिल को पास कर दिया, लोकसभा के पास पहुंच गया, वो जब राज्यसभा पास करेगी तो एज अ होल जैसा लोकसभा ने दिया है वैसे ही पास कर सकती है, या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट करने के बाद पास कर सकती है। दो कंडीशन हो गई, लोकसभा से आया, राज्यसभा ने पास किया, पास करते समय या तो जैसे लोकसभा ने दिया वैसे ही पास कर दिया, या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट करके पास किया। 14 दिन के अंदर ये हो गया। फिर उसके बाद वापस जब बिल कहां जाएगा, लोकसभा के पास, तो लोकसभा राज्यसभा के थ्रू जो रिकमेंडेशन है उसको माने या ना माने वो लोकसभा का अधिकार है। अगर वो मान लेती है तब भी ये माना जाएगा कि बिल पास हो गया। अगर लोकसभा राज्यसभा की रिकमेंडेशन जो आई है बिल में वो नहीं मानती है तब भी ये माना जाता है कि मनी बिल पास हो गया। ठीक, अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा जो लोकसभा से मनी बिल आया है उसको पास नहीं करती है तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने मनी बिल को पास कर दिया है। तो 14 डे का रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है मनी बिल के कंटेक्स्ट में। ठीक है, आगे हम लोग फिर से आर्टिकल 112 के थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। आर्टिकल 112 का क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, इसमें देखते हैं हम लोग द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर proposed to be made from consolidated fund of India and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure। इसमें ये बोला गया है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे जो एक्सपेंडिचर के लिए पैसा निकाला जाएगा तो साफ साफ बताया जाएगा कि जितना पैसा निकाला है उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा और अदर एक्सपेंडिचर क्या होंगे। इसका मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, बजट में सेपरेटली बताया जाएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है और अदर एक्सपेंडिचर क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, जैसे समझ लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, उनको वो वर्क करते हैं और उनको हर साल मतलब हर महीने पेमेंट दी जाती है, उनकी सैलरी दी जाती है। या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज में एसी चल रहा है, लाइटिंग हो रही है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में गाड़ियां लगी हुई हैं, उनमें पेट्रोल खर्चा हो रहा है। ये सारे खर्चे किस में आते हैं, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कंटेक्स्ट के कैटेगरी में आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई भी एसेट क्रिएशन नहीं होता है, कोई कैपिटल क्रिएशन नहीं होता है, कोई भी कैपिटल क्रिएशन नहीं होता है। सिर्फ मतलब समझ लीजिए अपना जो डे टू डे एक्टिविटीज, खाने पीने और जो मेंटेनेंस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर खर्चा होता है। उसके बाद जैसे स्कूल में खर्चा हो रहा है, मतलब स्कूल को बनाने में खर्चा हो रहा है, एयरपोर्ट को बनाने में, मतलब कोई हमने कैपिटल बना रहे हैं तो वो किसके कंटेक्स्ट में आएगा,
कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में आएगा, उससे हम लोगों का एसेट क्रिएशन होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहां तक पढ़ते हैं। बजट पॉइंट टू पॉइंट में कि नेक्स्ट सीरीज में हम लोग स्टेजेस ऑफ एनैक्टमेंट, स्टेजेस इन एनैक्टमेंट ऑफ बजट, मतलब बजट को पास करने में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं वो हम देखेंगे। प्रेजेंटेशन एंड जनरल डिस्कशन ऑन बजट, बजट कैसे प्रेजेंट होता है, कैसे उस पर जनरल डिस्कशन होता है। बजट से रिलेटेड जो डिपार्टमेंटल जो कमिटीज बनी है उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ बहुत ही जल्द अभी आप लोगों के सामने आज 1 फरवरी है, बजट पेश हो रहा है। आप उससे रिलेटेड आपके पास सामने एक और लेक्चर आएगा जिसमें अपडेट्स होंगी, तो उसको देखना ना भूलिए। एडुबिस एकेडमी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, शेयर करें, लाइक करें। जल्द ही आप लोगों के सामने बजट 2022 से रिलेटेड अपडेट आएगा, उसको प्लीज देखें और उससे नॉलेज गेन करें। थैंक यू वेरी मच।